Hello friends, welcome to my channel Unused Brain, and in this session we will talk about the next structure of buccal cavity which is teeth. तो चलो बच्चों इस सेशन को शुरू करते हैं। आज हम अपने दांतों के बारे में पढ़ने जा रहे हैं और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम का। ठीक है, क्या ये डाइजेशन में हेल्पफुल है? नहीं, पर ये डाइजेशन की प्रिपरेशन में हेल्पफुल है ना। सो अगर डाइजेशन के लिए फूड को प्रिपेयर ही नहीं किया जाएगा तो डाइजेशन भी सही तरीके से नहीं होगा। सो इसीलिए ये इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं डाइजेशन में। ठीक है, बिकॉज दे हेल्प इन प्रिपरेशन ऑफ डाइजेशन। ये बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स को जो आप खाते हो ना, बड़े बड़े फूड मॉलिक्यूल, उसको छोटे छोटे पार्ट्स में कन्वर्ट करते हैं। इसके बारे में मेरे को आपको बताने की भी जरूरत नहीं, अभी भी आप कुछ खा रहे होगे बैठ के। तो ऐसी चीज है हमारे दांत जिनको हम बहुत ही हल्के में ले लेते हैं, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। चलो शुरू करते हैं। सो बच्चों, टीथ, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन, मेनली हम ह्यूमंस के केस में आज चीजें देखेंगे। ठीक है, बाकी और एग्जांपल्स भी मैं और चीजें भी मैं आपको बताती चलूंगी। ठीक है, लेकिन ह्यूमंस पे हम फोकस करेंगे मेन। ठीक है, सो सबसे पहले स्टडी ऑफ टीथ। ठीक है, इसके बारे में मैं आपको बता देती हूँ। ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है, आपको पता होना चाहिए। फ्यूचर डॉक्टर्स हैं आप लोग। स्टडी ऑफ टीथ, इसको क्या कहा जाता है बच्चों? It is called odontology. ठीक है, so study of teeth is called odontology. ठीक है, ये भी एक स्ट्रीम है। आप डेंटल भी ले सकते हैं, अगर एक डेंटल भी आप बहुत अच्छे दांतों के डॉक्टर भी बन सकते हैं, तो आपको ये सारी चीजें ओडोंटोलॉजी आपको पढ़नी पड़ेगी। नाउ स्टडी ऑफ टीथ इज कॉल्ड ओडोंटोलॉजी। लोकेशन की बात करते हैं, कहाँ प्रेजेंट है बच्चों हमारे दांत? ये हमारे दांत जो हमारे ये जो जॉ है, हमारे जबड़े हैं, इसमें घुसे हुए हैं, फंसे हुए हैं। सो इस तरीके की अटैचमेंट को हम थेकोडोंट अटैचमेंट कहते हैं। ओके बच्चों, सो इसके लिए हम एक लाइन लिखेंगे। ठीक है, बिल्कुल सेम एनसीईआरटी में भी है। ईच टूथ इज embedded in the socket of jaw bone, है ना, फंसे हुए हैं वो जॉ बोन में। और इस तरीके की अटैचमेंट को हम थेकोडोंट अटैचमेंट कहते हैं। ठीक है, इसको थेकोडोंट डेंटिशन भी कहा जाता है। ठीक है, सो थेकोडोंट अटैचमेंट है ये हमारी। ये मैमल्स में आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, तो कहाँ देखने को मिलेगी? मैमल्स में आपको देखने को ये मिलेगी। तो सबसे पहली टर्म हमने पढ़ ली है लोकेशन हमारे दांतों की। नाउ अब जब मैं आपको टीथ पढ़ा रही हूं तो टीथ डिवाइडेड है। ठीक है, और इसके बहुत सारे बेसिस हैं कि वो कैसे डिवाइडेड है। ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ सेट, ऑन द बेसिस ऑफ अटैचमेंट, ऑन द बेसिस ऑफ क्राउन दे हैव, है ना। क्राउन कैसा है, लार्ज है या उसका स्मॉल क्राउन है, उस बेसिस पे भी एक डिवीजन है। तो सबसे पहले जो हम कर रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ सेट की डिवीजन। सो टूथ और टीथ आर डिवाइडेड ऑन दी बेसिस ऑफ नंबर ऑफ सेट्स। ठीक है, कि कितने सेट होते हैं, है ना। एंटायर लाइफ टाइम में एक ऑर्गेनिज्म की कितने सेट हमें देखने को मिलते हैं, तो हम वो देखेंगे कि कितने सेट, और इस हिसाब से हम ह्यूमंस का केस भी देख लेंगे। इसी में आएगा, ऐसे डिवीजन में आएगा। तो सबसे पहले अगर दे हैव वन सेट इन एंटायर लाइफ टाइम, की पूरी लाइफ टाइम में सिर्फ एक बार ही एक सेट ही दांत के आते हैं। ठीक है, तो इफ दे हैव वन सेट इन एंटायर लाइफ टाइम, ठीक है, अगर ये सबसे पहला है हमारा, और एक बार अगर दांत आते हैं तो उसके लिए जो टर्म है वो है, जो डेंटिशन है उनकी वो है मोनोफायोडोंट। ठीक है, मोनोफायोडोंट जब एक सेट आता है एंटायर लाइफ टाइम में। यहाँ पे एग्जाम्पल्स हैं व्हेल और प्रोटोथेरियंस। चलिए एग्जाम्पल भी लिख देते हैं।
वेल्स के केस में और प्रोटोथेरियंस। वेल्स को आप अच्छे से समझ चुके होंगे, ठीक है, लेकिन प्रोटोथेरियंस में आप लोगों में से बहुत लोगों को नहीं पता होगा। जिन्होंने एनिमल किंगडम पढ़ लिया होगा उनको पता होगा कि प्रोटोथेरियंस एग लेइंग मैमल्स होते हैं, ठीक है। इसके बाद कैटेगरी मेटाथेरिया, ठीक है, देन यूथेरिया भी होता है, आपने पढ़ा होगा, मार्सुपियस, प्लेसेंटल मैमल्स, ये सारी चीजें एनिमल किंगडम में। उसी में से एक प्रोटोथेरियंस होते हैं जो कि एग लेइंग मैमल्स होते हैं, ओके। और इसमें किस तरीके का डेंटिशन होता है? मोनोफायोडोंट, ठीक है, एक सेट होता है इंटायर लाइफ टाइम दांतों का। चलिए, नाउ सेकंड क्या होगा? इफ दे हैव टू सेट इन एंटायर लाइफ टाइम, ठीक है, टू सेट इन एंटायर लाइफ टाइम। अगर दो सेट हैं तो ऑब्वियसली टर्म कुछ ऐसा होगा, मोनो है तो डाई होगा, दे हैव डाइफायोडोंट डेंटिशन, डाइफायोडोंट, दो सेट हैं। अब कुछ जाना पहचाना लग रहा है, हमारे पास भाई दो सेट आते हैं, तो वो ही है डायोफायोडोंट डेंटिशन। तो सबसे पहली चीज हमारे केस में आप डेंटिशन में ये वाली टर्म देखेंगे, थेकोडोंट, इंपॉर्टेंट है। नाउ नेक्स्ट डाइफायोडोंट, ये आप किसके केस में देखेंगे? एग्जाम्पल है इनके केस में ह्यूमंस, ठीक है, एप्स के केस में एंड मंकीज के केस में आप डाइफायोडोंट डेंटिशन देखेंगे। कैसे दांत आते हैं, कैसे दो सेट होते हैं, तो वो देख लेते हैं। सबसे पहले टेम्पररी सेट आता है, ठीक है, तो सबसे पहले पहला सेट होता है, तो फर्स्ट सेट इज टेम्पररी सेट, ठीक है। टेम्पररी सेट मतलब ये टूट जाते हैं, तभी तो आपके दूसरे वाले आएंगे, तो ये टेम्पररी होते हैं, पहले सेट टेम्पररी होते हैं। और बच्चों इनको आपको पता भी होगा, इसको मिल्क टीथ कहते हैं, ठीक है, दूध के दांत आते हैं ना बच्चों के, तो वो है ये मिल्क टीथ, पहला सेट। नाउ पहला सेट, अच्छा कब तक आ जाता है ये पहला सेट बच्चों में? तो बच्चों 2 साल की उम्र तक ये जो पहला सेट है मिल्क टीथ है, ये कंप्लीटली आ जाते हैं। अब मैं आगे आपको ये भी बताऊंगी कि पहला कौन सा टीथ आता है और ये कब इरप्ट होना शुरू होते हैं, ठीक है, उसकी बात भी हम करेंगे, ठीक है। तो आप ये अभी याद रखिए कि 2 साल की उम्र तक ये जो पहला सेट है ये कंप्लीट हो जाता है, फॉर्मेशन इसका कंप्लीट हो जाता है, ओके। नाउ दिस इज फर्स्ट सेट एंड इनके केस में सेकंड सेट भी आता है, ठीक है। सेकंड सेट को हम कहते हैं परमानेंट सेट, और ठीक है, बस यही नाम है इसका, परमानेंट सेट और सेकंड सेट। तो परमानेंट सेट जो होते हैं ये वाले जो अभी हमारे दांत हैं, ठीक है, एक बार टूटने के बाद जब दूसरा सेट आता है वो परमानेंट सेट होते हैं, वो इंटायर लाइफ टाइम तक ही आपका सेट चलेगा, ये वाला परमानेंट सेट, ओके। तो ये हो गया हमारा डाइफायोडोंट, जिसमें 2 सेट आते हैं पूरी इंटायर लाइफ टाइम। एक सेट होता है हमारा टेम्परेरी टीथ, मिल्क टीथ, और दूसरे सेट होते हैं हमारे परमानेंट टीथ, ठीक है, परमानेंट टीथ। और ये भी अभी हम डिस्कस करेंगे कितने होते हैं टोटल और ये सारी चीजें, ओके। नाउ मोनोफायोडोंट, डाइफायोडोंट, तो ह्यूमंस के केस में 2 टर्म्स हो गई हैं, थेकोडोंट एंड डाइफायोडोंट, ये आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। नाउ नेक्स्ट है हमारी इफ मेनी सेट, ठीक है, अगर इन एंटायर लाइफ टाइम बहुत सारे सेट अगर एक ऑर्गेनिज्म को अगर मैमल में देखने को मिल रहे हैं, तो वहां पे, ठीक है, एक एनिमल में बहुत सारे सेट अगर देखने को मिल रहे हैं, तो वहां पे जो टर्म होगी वो होगी पॉलीफायोडोंट, ठीक है। पॉलीफायोडोंट मतलब मेनी सेट्स। कहाँ पे आपको ये मिलेंगे, कहाँ पे आपने देखे होंगे? आपने सुना होगा जो सांप होते हैं, ठीक है, स्नेक्स होते हैं, उनके दांत तोड़ देते हैं सपेरे, लेकिन फिर वो आ जाते हैं, फिर तोड़ देते हैं तो फिर आ जाते हैं, बिकॉज दे हैव पॉलीफायोडोंट डेंटिशन, दैट्स व्हाई उनके दांत तोड़ सकते हैं बार बार, क्योंकि उनके दांत वापस आ जाते हैं, ठीक है। सो एग्जाम्पल में फैंस ऑफ स्नेक्स और फिशेस के केस में भी इस तरीके का डेंटिशन देखने को मिलता है। सो
आप सबसे पहली डिवीजन हमने करी ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ सेट। फर्स्ट इज मोनोफायोडोंट, सेकेंड इज डाइफायोडोंट, थर्ड इज पॉलीफायोडोंट। क्लियर है यहाँ तक बच्चों? आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा, ठीक है। और थेकोडोंट मैंने आपको बता दिया, मैमल्स के केस में ही आपको देखने को मिलेगा ये थेकोडोंट, बिकॉज ईच टूथ इज एम्बेडेड इन द सॉकेट ऑफ जॉ बोन। अब हम एक और चीज देखते हैं। तो एक एडल्ट ह्यूमन में कितने दांत होते हैं आप बताइए, आपको भी पता होंगे। सो एक एडल्ट ह्यूमन में आपको 32 टीथ देखने को मिलेंगे। सो 32 परमानेंट होते हैं हमारे। एडल्ट ह्यूमन कंटेन या हैव 32 परमानेंट टीथ, ठीक है। एक एडल्ट ह्यूमन में आपको 32 दांत देखने को मिलेंगे, है ना। 32 कहते नहीं, अरे तेरी 32 ही तोड़ देता हूँ। 32 ही क्यों कहते हैं? क्योंकि एडल्ट ह्यूमन में, ठीक है, 32 परमानेंट जो टीथ होते हैं, परमानेंट दांत होते हैं, 32 ये आते हैं, ठीक है। अभी भी आप में से कई लोगों की मतलब 32 नहीं होंगे, इवन मेरी भी अभी तक 32 पूरे नहीं आए हैं, ठीक है। वो भी मैं आपको बताऊंगी जो कौन से दांत है वो इरप्ट नहीं हुए हैं अभी तक, और वो आएंगे तो उस हिसाब से होता है वो। ओके बच्चों, सो एडल्ट ह्यूमन के केस में दे हैव 32 परमानेंट टीथ। नाउ ये जो 32 परमानेंट टीथ हैं ये अलग अलग तरीके के दिखते हैं, ये सारे सेम नहीं दिखते, इनका स्ट्रक्चर अलग है और उसी हिसाब से इनका फंक्शन भी अलग है। तो बच्चों इस हिसाब से एक और वर्ड जुड़ता है हमारी डेंटिशन में, विच इज हेटेरोडोंट, ठीक है। सो हेटेरोडोंट, बिकॉज हमारे जो दांत है स्ट्रक्चर्स इनके अलग है, सबका शेप अलग है और सबका फंक्शन अलग है, इसीलिए वी हैव हेटेरोडोंट टाइप ऑफ डाइजेशन, ठीक है, डेंटिशन। ओके, नाउ हेटेरोडोंट डेंटिशन हो गया। देखते हैं क्या 4 तरीके के, आपको भी पता होगा 4 तरीके के होते हैं। सो इंसीजर्स, एक सेकेंड रुकिए, इधर लिखते हैं। Incisors, canines, premolars and molars। ये 4 तरीके के आपको भी पता है। इंसीजर्स हैं हमारे पास, कैनाइन्स हैं, देन प्रीमोलर्स है और सबसे लास्ट में मोलर्स हैं। ओके, सो इंसीजर्स का क्या फंक्शन है? ये हेल्प करते हैं कटिंग, ठीक है, कटिंग द फूड एंड फॉर बाइटिंग द फूड, ठीक है। आप जब सेब खाते हो तो अपनी जो इंसीजर्स है, सेंट्रल इंसीजर है, इनसे ही सेब काटते हो, ठीक है। तो कटिंग एंड बाइटिंग द फूड। नाउ कैनाइन्स इज फॉर टीयरिंग द फूड, ठीक है। तो फूड को टीयर करने के लिए कैनाइन्स होते हैं हमारे पास। नाउ प्रीमोलर्स किस लिए होते हैं? फॉर क्रशिंग द फूड, कुछ अमाउंट में फूड को क्रश करते हैं, ठीक है, क्रश करने के लिए, चबाने के लिए। सो क्रशिंग and chewing the food. Now molars किस लिए होते हैं? Molars is for grinding the food, बहुत अच्छे से छोटे छोटे पीसेस में ग्राइंड कर देते, चॉप कर देते हैं, तो ये मोलर्स होते हैं, ठीक है। सबके देखिए अलग अलग फंक्शन है और उसी हिसाब से वी हैव हेटेरोडोंट डेंटिशन, ठीक है। सो हेटेरोडोंट एक और टर्म जुड़ गई है हमारी डेंटिशन में, कहोगे टर्म पे टर्म जुड़े चली जा रही है। चलिए, तो ग्राइंडिंग। नाउ ये हो गए 4 तरीके के। अब इसमें इंपॉर्टेंट चीजें क्या है कि जो इंसीजर्स होते हैं ये ज्यादा डेवलप्ड होते हैं हार्बीवोर्स में, लेकिन ये जो कैनाइन्स होते हैं ये ज्यादा डेवलप्ड होते हैं कार्निवोर्स में। इसका रीजन आप लोगों को भी पता होगा, क्योंकि ये जो हमारे हार्बीवोर्स होते हैं ये ज्यादातर ये फ्लैश वगैरह नहीं खाते, तो ऑब्वियसली इनमें जो कैनाइन्स होते हैं वो ज्यादा डेवलप नहीं होंगे, पर ये ग्रास खाते हैं और अपने आगे वाले दांतों का ही, ठीक है, ज्यादा यूज करते हैं, उसको काटने में बहुत ज्यादा मुश्किल होती है। तो इसीलिए सबसे ज्यादा इंसीजर्स जो डेवलप्ड होते हैं वो हार्बीवोर्स में होते हैं। तो मोस्ट डेवलप्ड इन हर्बीवोर्स,
ठीक है, काउ, बफेलोस, रैबिट्स, इनके केस में। अगर हम कैनाइन्स की बात करें तो ये डेवलप्ड होते हैं कार्निवोर्स में, क्योंकि वहां पे जो कार्निवोर्स होते हैं वो सिर्फ इनका फ्लैश खाना होता है। तो जो लायन टाइगर होते हैं उनके जो कैनाइन्स होते हैं काफी बड़े बड़े होते हैं, आपने भी देखा होगा। तो वो इतने ज्यादा डेवलप्ड होते हैं कि वो बोन को भी टीयर कर सकते हैं, अपने प्रे की बोन को, उसके पूरे मांस को वो टीयर कर देते हैं एक ही बार में। ओके, सो इट इज मोस्ट डेवलप्ड इन कार्निवोर्स। कार्निवोर्स में ज्यादा डेवलप्ड होते हैं। और इससे रिलेटेड एक इम्पॉर्टेंट चीज ये है कि प्रीमोलर्स और मोलर्स, इन दोनों को मिला के चीक टीथ कहते हैं। तो बच्चों ये चीक टीथ होते हैं, आपको भी पता है इनको चीक टीथ क्यों कहा जाता है, क्योंकि सिर्फ इस रीजन में, चीक वाले एरिया में, ये हमारे पीछे की तरफ होते हैं। पहले प्रीमोलर्स होते हैं, देन फिर मोलर्स होते हैं। ओके, तो इसीलिए इन दोनों को चीक टीथ कहते हैं। अब हम बात करते हैं उस चीज की, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि कब इरप्ट होते हैं एक चाइल्ड के केस में। सो टाइम ऑफ इरप्शन, कब इरप्ट होते हैं? ऑफ टीथ, लिख देती हूं पूरा, इन चाइल्ड के केस में कब इरप्ट होते हैं? जब वो 6 से 8 महीने के बच्चे होते हैं, तब ही उनके जो दांत हैं वो आने लग जाते हैं। ठीक है, तो इन द एज ऑफ 6 to 8 months, ठीक है, 6 से 8 महीने की उम्र में ही ये दांत इरप्ट होने लगते हैं। सबसे पहले कौन से दांत इरप्ट होते हैं? तो ये भी आपको पता होगा, जिन बच्चों की आप लोगों के घर में अगर छोटे बच्चे हो तो आपको पता होगा, सबसे पहले उनकी जो आगे वाले इंसीजर्स हैं ये इरप्ट होते हैं। तो ये हो गया फर्स्ट टूथ erupt, which is central incisors. Central incisors erupt होते हैं, सबसे आगे वाले दांत erupt होते हैं। अब चाइल्ड से रिलेटेड एक और इम्पोर्टेंट चीज की बच्चों, चाइल्ड के केस में वहां पे प्रीमोलर्स नहीं आते। ओके, जब बच्चे छोटे होते हैं तो दे डू नॉट हैव प्रीमोलर्स। प्रीमोलर्स की जगह उसके स्पेस में वहां प्रेजेंट होते हैं मोलर्स। तो चाइल्ड के केस में दे डू नॉट हैव प्रीमोलर्स। सो प्रीमोलर्स आर एब्सेंट इन child. In their place they have मोलर्स। ठीक है, उसकी जगह इनके पास क्या होते हैं? मोलर्स होते हैं। ये भी एक इम्पोर्टेंट चीज है। नाउ ये तो हो गई बच्चे की बात। अब एक बात मैं आपको बता देती हूँ, एक इंटरेस्टिंग फैक्ट एक अदर एनिमल का, विच इज रैबिट। ठीक है, रैबिट के केस में क्या होता है, इन केस ऑफ रैबिट्स दे डू नॉट हैव कैनाइन्स। तो रैबिट के केस में कैनाइन्स जो है एब्सेंट होते हैं। और बच्चों क्या होता है कि इंसीजर्स और प्रीमोलर्स के बीच का जो स्पेस होता है वो खाली होता है, उसको डायस्टेमा कहा जाता है। तो ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट मुझे आपको बताना था। ठीक है, इन रैबिट्स canines are absent। ठीक है, canines absent होते हैं एंड स्पेस बिटवीन इंसीजर और प्रीमोलर के बीच का स्पेस होगा। सो स्पेस बिटवीन इंसीजर्स एंड प्रीमोलर्स इज कॉल्ड डायस्टेमा। ठीक है, इसको डायस्टेमा कहा जाता है। तो ये स्पेस का नाम आप बच्चों याद रखिएगा, डायस्टेमा। रैबिट के केस में कैनाइन्स नहीं होते। छोटे बच्चों के केस में दे डू नॉट हैव प्रीमोलर्स, उनकी जगह मोलर्स प्रेजेंट होते हैं। टूथ इरप्शन होता है हमारा 6 to 8 मंथ की एज में। सबसे पहले सेंट्रल इंसीजर्स आते हैं। प्रीमोलर्स और मोलर्स को चीक टीथ कहा जाता है। तो कुछ छोटी छोटी इंपॉर्टेंट चीजें आपको याद रखनी है आपके एग्जाम के लिए। ठीक है बच्चों, अब हम स्ट्रक्चर देखेंगे एक टूथ का।
ठीक है, तो चलिए आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, मैं इसको रब कर देती हूँ।